हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइन हमारा रहता है, बाकी हमने पढ़ लिया। और यार ये प्रेजेंट ना करो अल्लाह के बंदे, मैं ज़हूर अहमद, प्रेजेंटेशन बंद करो यार अपनी। एनीवेज, आपको नज़र आ रही स्क्रीन मेरी? जी सर, आ रही यस है। सर। अभी हमने जो करना है बेटा, डिज़ाइन ऑफ कंपोजिट सेक्शन। अब हमने पहले 8 बजे वाले लेक्चर में बात की कि डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, कि हमने उसकी जो अल्टीमेट उसके ऊपर लोडिंग आ रही है उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, कि वो लोड जो है वो मेंबर बियर कर पाएगा या नहीं। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग होती है। अब उस डिज़ाइनिंग के लिए 6 स्टेप हैं हमारे पास। उस 6 स्टेप के कुछ 6 फार्मूलाज हैं। ठीक है, उन फार्मूलाज में हमने देखना है वैल्यूज पुट करके। अब क्वेश्चन का आंसर निकला, सिंपल है, बहुत आसान है। उन फार्मूलाज को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम उसकी फार्मूला शीट बना के उसमें लिखेंगे। तो जो पहला है जिसमें हमने एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, विद द ट्रायल सेक्शन ऑफ द वेब द सीजीएस कैन बी लोकेटेड एट द मैक्सिमम सेंट्रिसिटी। मैक्सिमम सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए ये फार्मूला है आपके पास। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है जी, टॉप और बॉटम पे हमने स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। एम सी हमारे पास क्या है, हम बताते हैं यहाँ पे कि सी टी और सी एस क्या है। एम सी का यहाँ पे बताया उसने, एम सी बी चेक आफ्टर द सेक्शन बिहेव लाइक अ कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, जो मूवमेंट, ये वो मूवमेंट है, ये तब प्रोड्यूस होती है जब मेंबर जो है वो अपनी वेब पोर्शन से निकल के कंपोजिट सेक्शन में चला जाता है। तो उसमें जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है उसको एम सी कहते हैं। अब ये एम सी सी टी पे क्या एक्ट करती है, और इसमें जो हम आई लेते हैं वो कंपोजिट सेक्शन वाला लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सी बी आता है बॉटम में। उसके बाद ये एम टी या फॉलोइंग क्वांटिटीज डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्री कास्ट वेब एज कंपोजिट सेक्शन। ये वैल्यूज हैं, मतलब कि प्री कास्ट वेब ओवर कंपोजिट सेक्शन। तो ये जो ऊपर वाली दो वैल्यूज हैं ये हमारे पास हैं प्री कास्ट वेब के लिए, और ये नीचे वाली कंपोजिट सेक्शन के लिए। सिमिलरली ये टॉप और ये बॉटम की आ जाएंगी। अब ये टॉप और बॉटम की स्ट्रेसेस आ जाएंगी। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। ये फार्मूला है 9.8.10, 9.1.11। नेक्स्ट आपके पास है एरिया ऑफ द प्री कास्ट। एरिया कैलकुलेट करना है। वो मेंबर जो हमारे पास होगा, अगर वो रेक्टेंगुलर मेंबर है तो उसको रेक्टेंगुलर मेंबर से फार्मूला लगा के हमने एरिया कैलकुलेट करना है। फिर डिस्टेंस ऑफ द बॉटम कर्व टू द प्री कास्ट वेब फ्रॉम द सीजीएस लाइन, ये सी बी और के टी निकालना है। उसके बाद 2 घंटे बोल के ना, अब जो है वो जी डी लगा रहा है। The quantity MT, MC, MB, MC were equivalent moments, thus the stresses in the precast web due to the MC are expressed in terms of the properties of precast web itself. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंप्यूट पीई। ठीक है जी, पीई कौन सी फोर्स है, जब सर्विस लोड एक्ट कर जाता है, लॉसेज हो जाते हैं। एमपी may be movement acting on the precast web prior to the section behaving like a composite section. After MC is applied the composite section, the total movement for the precast web is MP plus MP MBMC। ये वो वाली मूवमेंट है जो कि कंपोजिट सेक्शन और जो आपके वेब सेक्शन पे लग सकती है। इसमें घबराने की बात नहीं है, ये फार्मूलाज हैं, ये आपको दिए होंगे। इनको पढ़ने का मकसद सिर्फ फार्मूला को देखना है। फिर एस्टिमेट करना है, पी को पी आई और पी निकालनी है, ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 5 में ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें क्या करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस चेक करनी है प्रीकास्ट वेब की ट्रांसफर स्टेज पे और टॉप और बॉटम पे। स्ट्रेसेस एफ टी शुड बी लिमिटेड। अब ये लिमिटिंग स्ट्रेसेस बताई हैं
फिर चेक द कंप्रेसर्स इन एफसीआईपी प्लान। अब जो ऊपर वाला हिस्सा आ गया हमारे पास, जिसमें जो हमने नॉन प्री कास्ट है मेंबर, मतलब जो हमने मौका पर तैयार की है सीआईपी, उसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है वो फाइंड करनी है। उसके लिए ये फार्मूला है। एनालिसिस फॉर द हॉरिजॉन्टल शेयर जो था, मैंने कहा था कि जब इंक्रीज होगा लोड तो बॉटम फेस of the CIP portion tend to slip horizontally in the move upward and is with respect to the face of the precast member। तो इस मेंबर की वजह से जो इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पैदा होगी लोडिंग की वजह से, तो उसको हम उन उसके लिए जो रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे उनको हम कहेंगे शियर फ्रिक्शन रिइंफोर्समेंट। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये एस वी क्या है, शियर रिइंफोर्समेंट, बी टी टाउ एच और 0.87 एफ वाई यू। तो ये फार्मूला है सिंपल सा, इसको कैलकुलेट करने का। ये आपके पास इसके जो वेरिएबल्स हैं वो बताया है कौन सी स्ट्रेसेस हैं। ये जस्ट पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो याद करने वाला काम था वो ऊपर था। अब हम आते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर। ये आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल। जो स्टेप्स हैं ना, मैं आपको फिर थोड़ा सा बता दूं कि जो हमने 6 स्टेप अभी पढ़े हैं ये 5-7 मिनट में, उसमें सिर्फ फार्मूलाज हैं। उन फार्मूलाज को देखना है। फार्मूलाज का बताने का मकसद ये था कि ये किस चीज़ का फार्मूला है। कंप्रेसिव स्ट्रेस वेब का है, कंप्रेसिव स्ट्रेस सीआईपी पोर्शन का है, कंपोजिट सेक्शन का है, या सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्री कास्ट मेंबर का है। फिर असेंट्रिसिटी कहाँ पे फाइंड करनी है, पी कहाँ पे फाइंड करनी है, ये वो वैल्यू। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ें आप, आपको नजर आ रहा होगा। द मिड स्पैन सेक्शन ऑफ अ कंपोजिट बीम as shown in figure, the precast web 300 by 920 is post tension with the initial force P naught of 2450 kilonewton। ठीक है, एंड अफेक्टिव प्री स्ट्रेस पीई, अफेक्टिव प्री स्ट्रेस कितनी है आपके पास, 2150 किलोमीटर। अभी दोबारा देखें, इसके पास आपके पास एक सेक्शन है रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसमें वेब 300 mm है और उसकी जो डेप्थ है आपके पास वो 920 है, और वो पोस्ट टेंशन मेंबर है। ठीक है, उसमें पी नोट जो है वो आपके पास 2450 है, एंड पीई जो आफ्टर अप्लाइंग द सर्विस लोड, जो आपके पास लॉसेस के बाद जो फोर्स आ रही है दैट इज 2150 किलोमीटर। द मोमेंट ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द प्रीकास्ट वेब इज 270 किलोमीटर एट द मिड स्पैन। तो ये गौर से देखें कि ये जो मूवमेंट एक्ट कर रही है वो सेंटर पे एक्ट कर रही है। ठीक है, मिड स्पैन के ऊपर। अब नेक्स्ट पोर्शन क्या है क्वेश्चन का, आफ्टर द वेब इज इरेक्टेड द टॉप स्लैब इज 150 mm बाय 920 विड्थ। अब इसके दो पार्ट है ना हमारे पास, ये एक वेब वाला पोर्शन और ये एक स्लैब वाला पोर्शन। स्लैब वाला पोर्शन की डायमेंशन क्या है जी, 150 बाय 920। कास्टेड अनप्रोव्ड प्रोड्यूसिंग अ मोमेंट ऑफ एमसीआईपी ऑफ 135 किलोन्यूटन मीटर। ये अनप्रोव्ड है, मतलब कि इस वेब का इस स्लैब के साथ कनेक्शन जो है वो वैसा नहीं है जैसा कि प्रोव्ड सेक्शन में होता है। ठीक है, अनप्रोव्ड सेक्शन और प्रोव्ड सेक्शन का डिफरेंस हमने ऊपर पढ़ा है। द कंपोजिट सेक्शन इज कैरी अ मैक्सिमम लाइव लोड ऑफ एमएलएल ऑफ 720 किलोमीटर मीटर। तो इसके ऊपर जो लाइव लोड लगा है वो 720 किलोमीटर। कंप्यूट द स्ट्रेसेस इन द सेक्शन ऑफ वेरियस स्टेजेस। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ आए, थोड़ा गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले आपने इस सेक्शन की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है। उसके लिए वो क्या होती हैं, एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया आप इस वेब का निकालेंगे अगर, तो 300 बाय 920। बाकी स्टूडेंट्स अभी तक 9 ही हैं क्या, किधर हैं बाकी? लास्ट लेक्चर में 18 आ गए थे, क्या सो गए हैं सारे बाकी? अच्छा, अब इसमें देखें, पहला स्टेप जो है आपके पास कि एरिया आपने कैलकुलेट करना है। एरिया इस रेक्टेंगुलर वही फार्मूला लगेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला है, बी एच क्यूब ओवर 12। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में बी एच क्यूब ओवर 12 लगाएंगे तो आपके पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई। अब डिस्टेंस ऑफ सी जी एस फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से सी जी एस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है कितना है, टोटल 920 है।
हाफ रेक्टेंगुलर सेक्शन का सीजीएस क्या होता है जी, d/2, हाफ क्या आ जाएगा 460 mm। नेक्स्ट कंपोजिट सेक्शन, ये वाला सेक्शन आ गया। अब कंपोजिट सेक्शन और जो आपके पास वेब सेक्शन है, दोनों में डिफरेंस है ना, तो दोनों के सीजीएस भी जो है डिफरेंट होंगे। इसमें हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, इसमें हम पूरे सेक्शन को देख रहे हैं, इसमें हम सीआईपी सेक्शन भी देख रहे हैं साथ में और वेब सेक्शन भी देख रहे हैं। अब इसमें एरिया कैलकुलेट करना करेंगे पहले इसका, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, फिर सीजीएस निकालेंगे। 638 ये क्या, जो पहले वाला वेब पोर्शन है उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा 638, ये आ गया आपके पास सी बी। अब ये इससे जो बाकी 920 प्लस ये जो आपके पास 150 है, इन सब में से आपने इसको हाफ किया तो ये आपके पास आ गया। बाकी ऊपर वाला जो बचेगा वो ये वाला पोर्शन होगा, वो आगे हम बताऊंगा, मैं बताऊंगा। सेकंड आ गया इसका जो स्टेप है बेटा, उसमें क्या करना है, स्ट्रेसेस फाइंड करनी है वेब के ऊपर। ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है वेब का, पी नॉट ओवर ए प्लस माइनस पी नॉट ई सी ओवर आई प्लस एम एस डब्ल्यू और सी। अब पी नॉट क्या है, इसमें फ्री स्ट्रेसेस है ट्रांसफर, और ई आपके पास एसेंट्रिसिटी है, और सी आपके पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। सी वाली कौन सी वैल्यू होती है, जिसमें हमने इसके सेंटर से लेके सीजीएस तक जो डिस्टेंस होता है वो ई है। इसी तरह हमने इन द सेम वे एम एस डब्ल्यू, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, सी आपके पास है, और आई आपके पास आपने ऊपर कैलकुलेट किया, ये देखो। तो वेब के लिए हम बात कर रहे हैं, वेब की सिर्फ स्ट्रेसेस ट्रांसफर एट वेब, तो हम वेब के जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वही देखेंगे। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट की तो आपके पास आ गया -17.54 न्यूटन पर आवर, ठीक है जी। कंफ्यूजन कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम बता दें यहाँ पे। चलें जी आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रेसेस इन द वेब आफ्टर द लॉन्ग टर्म लॉसेज। लॉन्ग टर्म लॉसेज के बाद क्या होता है, मतलब पीई जो है आपकी पी नॉट है, वो पीई में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। जब हम ट्रांसफर स्टेज से लॉन्ग टर्म लॉसेज वाली स्टेज में चले जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, पी ओवर ए। सिंपल ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम। ये पीई देखेंगे आप, पीई देखो अब ये आपके पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, पी नॉट और पीई। पीई की वैल्यू है 2150 किलोमीटर, 2150, ये देखो। और ये एरिया आपके पास कंपोजिट सेक्शन वाला लगाएंगे, सॉरी ये वेब वाला लगाएंगे, 276 ये लगाएंगे। उसके बाद आप ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, पीई सी। अब देखें सी जो है, अब आपके पास सी जो है वो 460 है, और ई कितना है आपके पास, ये 200 नीचे वाला निकाल दिया आपने, तो ये ऊपर वाला 260 जो है बच गया, ठीक है। वो 260 आपके पास सी है। ये आपने इसमें वैल्यूज पुट की, सिंपल 0.97 और 14.61 आ गया आपके पास, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन वेब आफ्टर द कास्टिंग ऑफ फ्लैंज। अब फ्लैंज उसके ऊपर वाला जो कास्ट कर दिया, ये जो लाइन लिखी है ना, इसका फार्मूला है हमारे पास ऊपर, वो ये वाला फार्मूला। जब मतलब ट्रांसफर का अलग है, जब प्रोसेस अलग हो जाती है, तो ये फार्मूला है। अब कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन वेब आफ्टर कास्टिंग इन फ्लैंज, तो अब ये फार्मूला है आपके पास, ये है आपके पास बेटा -PE/A प्लस -PE/EC/I। तो ये फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट की, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। जस्ट आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आपने सेक्शन की प्रॉपर्टीज देखनी, सीजीएस और एरिया और आई आपने फाइंड करना, बाकी आपके पास तकरीबन सब कुछ है। ये वैल्यूज पुट करने से आपके पास आ गया 4.16 न्यूटन पर एम एम। अब ये दो वैल्यूज पता क्यों लिखी हैं, एक दफा प्लस की है इसको और एक दफा माइनस की है, ये मैं क्या कंफ्यूज ना हो जाए बता दूं आपको। किसी ने कहना सर ये ऊपर वाली क्यों है नीचे वाली, ये प्लस और माइनस वाली दोनों वैल्यूज, ठीक है जी।
अब कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रेसेस इन द कंपोजिट सेक्शन एट सर्विस लोड ड्यू टू एमएलएल। अब ये वाला फार्मूला जो ऊपर दिया था वो लगाया, एमएलएल की वैल्यू 750 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए ये 720, यहाँ पे 750 लगाई है इसमें। हाँ ये गलत लगाई हुई है जी, यहाँ पे 720 है इसकी वैल्यू, 720 किलो न्यूटन मीटर, तो वही वाली लगनी है, 750 की जगह 720 लगा लेना। टीटी की वैल्यू 432 है, ये 638 है, 432 638 कौन सी वैल्यू है, ये वाली, ठीक है, जो इसका बाकी ऊपर वाला पोर्शन बचता है वो 438 है, 432 है। तो ये आ गया बेटा इसका ये आंसर, इसका ये एट द टॉप फाइबर प्री कास्ट वेब द स्ट्रेचेस ड्यू टू द एमएलएल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। एफ टी और एफ बी की वैल्यूज आ गई, फिर टोटल स्ट्रेसेस एट सी आई पी स्लैब, तो सी आई पी स्लैब पे टॉप और बॉटम पे ये दोनों फार्मूला लगा के ये वैल्यूज आ गई। अब टेस्ट प्रोफाइल मतलब जो जो वैल्यूज आती गई थी उसको हमने पुट किया है ट्रांसफर पे कास्टिंग स्टेज पे आफ्टर लॉसेस ड्यू टू एमएलएल एट सर्विस, तो ये इसकी फाइनल जो फिगर है वो ये बनी। बस ये यहाँ तक ही था। जस्ट आपने क्या करना है, स्टेप देखने हैं, स्टेप के फार्मूलाज जो हैं वो देख लेने हैं और आपने इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है मेरी तरह। नेक्स्ट आपके पास बेटा एक और हम न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम थोड़ा सा ना कंपोजिट मेंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कंपोजिट सेक्शन होता क्या है बारे में, वैसे तो 8 से 9 वाले लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ा है। कंपोजिट बीम is one whose cross section consists of two or more elements of different material acting together while carrying the sum or all of the loads। कंपोजिट बीम, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हो। अब कंपोजिट बीम और कंपोजिट सेक्शन में बड़ा डिफरेंस है। कंपोजिट सेक्शन में दो बीम या कॉलम हो सकते हैं, ठीक है, या बीम या वेब हो सकता है, या स्लैब वेब हो सकते हैं, स्लैब बीम हो सकते हैं। तो कंपोजिट प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंसिस्ट ऑफ प्री कास्ट प्री स्ट्रेस बीम एंड द कास्ट इन सिचू कंक्रीट। तो कंपोजिट के लिए ये जरूरी है कि उनमें से एक मेंबर जो है वो लाजमी कास्ट इन सिचू होना चाहिए। अगर नीचे वाला हमने प्री कास्ट यूज किया है तो ऊपर वाली जो स्लैब होगी या उसका बीम होगा वो कास्ट इन सिचू या कास्ट इन प्लेस होगा। The in situ portion is not usually pre-stressed and therefore often consists of lower grade concrete provided in the ordinary reinforcement. After the in situ concrete has hardened, the two elements performing as one, जब क्या होता है कि वो मेंबर हार्ड हो जाता है, मतलब इन सिचू कंक्रीट जो है हार्ड हो जाती है, तो वो जो दो मेंबर हमने जोड़े होते हैं वो परफॉर्म करते हैं एज वन मेंबर, ठीक है। The depending on the stiffness, the precast member can be designed to carry the weight of the in situ concrete and can be propped or so carry only itself during the casting। अब उसने यहाँ पे कहा है कि इट डिपेंड्स ऑन द मेंबर, के उसकी स्टिफनेस पे डिपेंड करता है कि वो इधर वो प्रॉड मेंबर हो या अनप्रॉड मेंबर हो। अगर वो प्रॉड मेंबर है तो क्या होगा कि वो अपनी लोडिंग जो है वो स्लैब की लोडिंग अलग होगी और उस वेब की अलग होगी, जिसकी वजह से
लोडिंग की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आएगी अगर वो अनप्रॉप्ड होगा। अगर वो प्रॉप्ड होगा तो वो एक्ट करेगा एज अ कंपोजिट मेंबर, तो उसमें फिर डिफ्लेक्शन के चांसेस कम होंगे ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। In later cases, the props are removed when the carries are hardened and weight of in situ topping is then carried by the composite section. बाद में prop हटा दिए जाते हैं और जो मेंबर है वो एज अ composite section एक्ट करता है ड्यू टू सेल्फ वेट। एडवांटेजेस इसके देखें हैं आगे, तो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कैसे है? फॉर्म वर्क इसमें कम यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेस कंस्ट्रक्शन टाइम है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, रिडक्शन इन फॉल्स वर्क एंड स्टोरिंग कॉस्ट, नो नीड टू फॉर्म वर्क इन स्कैफोल्डिंग। CIPC क्या मतलब क्या है जी? कास्ट इन प्लेस कंक्रीट स्लैब प्रोवाइड्स continuity to the ends of the elements over adjacent span। इसका ये मतलब है कि डिफरेंट स्पैन्स को जब हमने डिफरेंट वेब को फ्लैंजेस को खड़ा किया और उसके दरमियान जब हमने स्लैब बनाई तो उसमें जो कॉन्टीन्यूटी है उसकी बरकरार रही और उसमें कोई भी जॉइंट जो है वो नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू गिल्डर, तो गिल्डर को स्टेबिलिटी भी रहती है इससे। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉप्ड कंस्ट्रक्शन और अनप्रॉप्ड। ये पहले बात हो चुकी है, प्रॉप्ड कंस्ट्रक्शन कौन सी है और अनप्रॉप्ड कौन सी है। द डेड लोड स्ट्रेसेस डेवलप इन द प्रीकास्ट प्री स्ट्रेस यूनिट्स कैन बी मिनिमाइज बाय प्रॉपिंग them। मैंने बताया था कि डेड लोड और सेल्फ वेट की वजह से जो बेंडिंग या फ्लेक्चर पैदा होगा उसको मिनिमाइज कर सकेगा अगर मेंबर प्रॉप्ड होगा। अगर अनप्रॉप्ड होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी। Placing the in situ concrete stresses are developed in the unit load due to the its self weight of the member and the dead weight of in situ concrete। ये दिखाया गया प्रॉपर अनप्रॉप्ड में, ये दिखाया डिफरेंस है। नीचे वाला जो मेंबर है आपके पास प्रॉप्ड है। एनालिसिस एंड डिजाइन। अब जब हम इसका एनालिसिस करें, एनालिसिस में बेसिकली हमें पता है क्या देखते हैं हम, डाटा कौन सा गिवन होता है, निकालना क्या होता है। तो इसमें सेक्शनल प्रॉपर्टीज गिवन होती हैं, लेंथ ऑफ द मेंबर गिवन है, लोड कंडीशन ये दी होती है। रिजल्ट हमने इंटरनल स्ट्रेसेस फाइंड करनी होती है। तो जब एनालिसिस, इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होती हैं? कंक्रीट की और स्टील की स्ट्रेसेस, ठीक है। कंक्रीट की और स्टील की जो स्ट्रेसेस हैं वो हमने एनालिसिस के प्रॉब्लम में करनी होती है। हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका दोबारा। डिज़ाइन प्रॉब्लम। अब डिज़ाइन में क्या होता है? लेंथ गिवन होती है, लोड कंडीशन, फोर्सेस, स्ट्रेसेस गिवन होती हैं। हमने क्या करना है? स्ट्रेस की एडिक्वेसी चेक करनी है कि इधर ये जो मेंबर है वो इस अल्टीमेट लोडिंग के लिए फिजिबल है भी या नहीं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। यस सर। एनालिसिस ऑफ कंपोजिट सेक्शन फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। ये लास्ट वाला जो है वो मैंने शेयर कर दिया था आपको, और ये भी मैं शेयर कर देता हूँ अभी। इसमें क्या करना है जी? एनालिसिस ऑफ कंपोजिट सेक्शन फॉर द कंक्रीट स्ट्रेसेस। द फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस आर कैलकुलेटेड यूजिंग इलास्टिक एनालिसिस। लेट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस be denoted as F and the bending moment F m and the section modulus is Z। तो कैसे फाइंड करेंगे हम F को? M over Z से। बेंडिंग मोमेंट इज कंप्यूटेड फ्रॉम द सेल्फ वेट ऑफ द प्रीकास्ट मेंबर। ये वही आसान सी बातें जो पहले भी हमने पढ़ी हुई हैं फ्लेक्सुरल के हवाले से। On the other hand, in the prop construction, the weight of the concrete is not considered as the propping of the beam relieves the weight of the wet concrete in situ slab। न्यूमेरिकल है, इसको हम बाद में देखेंगे। Differential shrinkage. In composite construction, the pre-stressed beam are resisting the applied load along with the cast in situ slab. The precast element were placed either creep shrinkage would be have already taken। तो ये बात हमारी पहले हो चुकी है कि जो प्री कास्ट मेंबर है उसमें
आपकी जो श्रिंकेज है वो करीब वो ऑलरेडी हो चुकी है, जहाँ पे वो बन चुका है ना, जहाँ पे वो मेंबर बना है, तो उसमें वो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ तो नहीं होती, यहाँ वो हो चुकी होती हैं। लेकिन जो कास्ट एंड प्लेस मेंबर होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। द वेट concrete of slab is laid over the precast concrete and the shrinkage and creep continues. The magnitude of the tensile force is computed। तो ये फॉर्मूला लगा के ये मतलब इसके वेरिएबल्स हैं। This tensile force is balanced by the compressive force applied to the centroid equal to the magnitude, and the force applied at the cast in such a place causes a direct force acting on the centroid of the composite। अब composite section और जो post tension member है दोनों में थोड़ा सा स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस है। अब जो cos and situ है उसमें वो श्रिंकेज और क्रीप होगी, उसमें नहीं होगी, तो दोनों की कॉम्बिनेशन में वो इन चीज़ों को जो है वो हल्की सी बेंडिंग अफेक्ट करेगी इसमें। ये फार्मूलाज हैं बेटा इसके जो यूज होंगे। Stresses at the top fiber of the slab, stresses at the bottom fiber of the slab, stress at the top fiber of the beam और bottom fiber of the beam। स्लैब बीम इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो स्लैब को रिफ्लेक्ट कर रहा है, नीचे का वाला जो है वो बीम को। अब ये इसमें उसकी टर्मिनोलॉजीज बताई हैं कि एम और पी एस किस प्रकार करते हैं, एफ किस प्रकार करते हैं यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस को। और ये सेक्शन मॉडल से टॉप पे, बॉटम पे और जंक्शन पे, टॉप बॉटम पे, टॉप पे और जंक्शन पे एसी एरिया ऑफ द कंपोजिट प्रॉब्लम नंबर 2 भी करेंगे। मेरे ख्याल में ये बाकी हम करेंगे अब लेक्चर में।